थिंक टैंक है, उनको इंटरव्यू दिया। फ्रांस 24 का उनका इंटरव्यू बड़ा अच्छा था, वेरी इंप्रेसिव। ब्लूम दूसरा जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसके हवाले से मैं दोनों इंटरव्यू उनके बारे में बात करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब काफी मिच्योर, उन्होंने अपने आप को मनवाया है, उनका कद का ठीक था, लेकिन मुझे एक बात पे एतराज था। उन्होंने बिलखसूस एक चीज के गिला दिया कि भारत ने हमारा फ्लड के दौर में इस हमारी जो इंसानी मुश्किल आई है उसमें भारत ने हमारी मदद नहीं की। एक तरफ तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया शुड हैव हेल्प्ड अस, लेकिन दूसरी तरफ आपने फिर वही उनके इंटरनल चीजों को डिस्कस किया। हिंदुत्व आइडिया को उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बिलखसूस ये कहा कि इंडिया इज नॉट सेकुलर एनीमोर। मैं समझता हूं कि कई चीजें अगर ठीक भी हों पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से, लेकिन जब आप एक तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लड में हमारी मदद की जाए और दूसरा फिर आप साथ ही ये कह उनके इंटरनल मैटर्स में आप उनके ऊपर तवज्जो दें। इसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच दी। उन्होंने अपनी स्पीच में एक वर्ल्ड लीडर, दुनिया के सारे मैटर्स को डिस्कस करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने इजराइल को डिस्कस किया, उन्होंने भारत के बारे में डिस्कस किया, उनकी माइनॉरिटीज के जो हालात है उसको डिस्कस किया, और साथ उन्होंने एक ऑफर भी दे दी, एक ऑफर दी भी और नहीं भी। उन्होंने उसमें कहा है कि हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, ये कि यूनाइटेड नेशन चार्टर, उनके बाद उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो वो डिस्कस कर दिया कश्मीर का, ये सारी चीजें थी। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल एक आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का एक ओवरऑल क्या एक मूड था पूरा सारा। यूनाइटेड नेशंस के 5 मेजर पॉइंट थे जो उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की। एक यूक्रेन था, यूक्रेन की वॉर। दूसरा इन्फ्लेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तीसरा था पोलराइजिंग, और चौथा था एनर्जी, और पांचवा था ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया के मौसमियात, इनके हालात क्या थे। अगर देखा जाए तो इन 5 में से 5 मेजर पॉइंट्स में से 3 जो है वो पाकिस्तान रिलेटेड हैं। फूड सेफ्टी वो, और उसके बाद एनर्जी, और 3 मौसमियात जिसकी वजह से इस वक्त फ्लड की तरफ इशारा किया जाए। अब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया तो थोड़ा बहुत आपको रिकॉग्नाइज करती है कि यू आर गोइंग थ्रू क्राइसिस, लेकिन मुझे 2 चीजों के साथ सख्त गिला है। आपको चीमा साहब मुझसे एग्री करना होगा कि आपकी रूलिंग एलीट ने फ्लड को इग्नोर कर रहे हैं मुसलसल, और आप दूसरा मुझे गिला होगा कि आपके मीडिया आउटलेट्स जो हैं, जो कि एक इंडस्ट्री बन चुके हैं, उन्होंने भी फ्लड को तवज्जो नहीं दी है, बिल्कुल। और तीसरा मुझे जो गिला है इसमें कि हमारी एक पार्टी मुसलसल हर शहर के अंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रही है। आज भी उन्होंने रहीम यार खां में एक कॉन्सर्ट किया जो कि बिल्कुल फ्लड एरियाज के बिल्कुल पास है। एक ट्रेजेडी है कि आपके 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। एंजेलिना जूली चली गई है, उसके बाद अर्तुगरुल गाजी की कास्ट चली गई है, लेकिन आपके किसी सिंगर ने, किसी सियासी लीडर ने, किसी डुअल नेशनल रूलिंग एलीट ने इसको बहादुर ही नहीं किया। हमारे एक्टर तार साहब कनाडा गए हुए हैं सारे। आपका मुझे तो खैर नहीं पता था, आपके तो स्पीकर साहब भी नियाग्रा फॉल पे बैठे रहे हैं आके सरकारी खर्चे पे। मुझे एतराज था कि शहबाज शरीफ साहब 3 दिन पहले क्यों आए हैं। मुझे एतराज था कि एससीओ के सेशन के दौरान आपके दोनों जो लीडर हैं, आपके शहबाज शरीफ साहब और आपके बिलावल भुट्टो साहब, अलग अलग तैयारों में सफर करके गए हैं। आंट्राज साथ मौजूद था, और आप बिल्कुल यू आर नॉट बिहेविंग दैट यू आर इन द क्राइसिस। अगर मैं जाती तौर पर मुझसे पूछें, मैं शहबाज शरीफ साहब की जगह होता तो मैं टाई भी ना लगाता और अपनी शेव भी ना बनाता। लगता कि मैं एक सलाबजदा मुल्क कंट्री का, मैं एक उजड़े हुए मुल्क का वजीर आजम हूं। मैं इस तरह का हुलिया बना के जाता, लेकिन अफसोस कि मैंने उनके कपड़े देखे, उनके सूट पूटन से भी महंगे थे। डबल ब्रेस्ट पावर सूट पहन के फिर रहे थे वो, जिस तरह वो मेरा मकसद है कि यहाँ पे किसी सियासी जगह पर आए हैं, कद काठ बड़ा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जा रहे हैं। इनको क्वीन में भी हमारे हाई कमीशन को जाना चाहिए था, इंग्लैंड में वहां पे जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट कंट्री, और एक जिसका आधे से ज्यादा जो है उजड़ गई हर चीज सैलाब से, लेकिन यू आर नॉट बिहेविंग लाइक इट।
यू आर नॉट बिहेविंग लाइक, एंड वर्ल्ड इज वाचिंग यू, वर्ल्ड इज वाचिंग यू। एक आपको आटे के नमक के बराबर जो है वो आपको मदद दी गई है। एंजेलिना जूली ने कहा है कि दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू से डू मोर, लेकिन किस तरह डू मोर, किस तरह, मुझे ये बताएं कि एक तो इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिनकी जेबें भारी हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है, लेकिन वो उनके ऊपर अपने मुसीबतें आ चुकी हैं, यूक्रेन की और रशियन पाइपलाइन की। इस वक्त यूरोपियन इकोनॉमीज आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द रशियन पाइपलाइन। तो वो अपनी इकोनॉमीज को बचाएं, वो अपने अवाम टैक्स पेयर्स को देखें, या आपकी रूलिंग एलीट जो डुअल नेशनल है, जिनके कनाडा, लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें। हाउ डेयर यू थिंक अबाउट इट? जरा सोचना होगा आपको। आप पहले अपने रिप्यूट ठीक करें, और दूसरा, मैंने कल एक जगह पे बिल्कुल बिलखसूस ये कहा है, आज भी मैं ये कहूंगा, मैं बड़ी रिसर्च के साथ, बड़ी चीजों के साथ मैं इसकी मिसालें भी दे सकूंगा। मैं ईरान की मिसाल दूंगा और कई मुमालिक की मिसाल दूंगा जो एम्बार्गो और सैंक्शंस के दौरान भी सरवाइव कर गए हैं पिछले 20-30 साल से। लेकिन सैलाब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आज भी आपको तबाह करेगी तो आपकी करप्शन तबाह करेगी। आपकी किरदार साजी जो आपने करनी छोड़ दी है, अपने बच्चों के दिनों आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी है, ये आपको बर्बाद करेगी। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तानी, मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि वजह यह है कि आपके ट्रक जाते हैं जब ऑन ग्राउंड तो 20-20 मील पहले लूट लिए जाते हैं। आपके जलजला जो के लोग थे, वहां भी ट्रक जो है वो असली मंजिल पे पहुंचने से पहले लूट लिए जाते थे। और दूसरा उसमें यह है कि अब इस वक्त देखें ना, दुनिया आपके लिए आप पे तरस कर भी रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही, क्योंकि आपने अपने किरदार साजी, आपने रिप्यूट ऐसी दुनिया में स्टैब्लिश कर दी है कि इस वक्त दुनिया आपसे डरती है, आपकी मदद करने से डरती है।